तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है ठंडी और धुंधली दिसंबर की सुबह थी। कानपुर की सुनसान गलियों में साइकिल चलाता धर्मवीर तिवारी रोज की तरह अखबार बांट रहा था। लेकिन आज उसका रास्ता उसे उस पुरानी वीरान कोठी तक ले आया जिसके बारे में मोहल्ले के लोग फुसफुसाकर बातें करते थे। हमेशा बंद रहने वाला बड़ा लोहे का गेट आज आधा खुला था। जिज्ञासा और हल्का डर लिए वो अंदर बढ़ा और पुराने लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर उसने थक थक की। दरवाजे के पीछे से अचानक एक दिल दहला देने वाली औरत की चीख गूंज उठी जिसने उसकी रूह तक कपा दी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम धर्मवीर तिवारी है। उम्र मेरी 45 साल के आसपास होगी। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का रहने वाला हूं। यहाँ के लोग मुझे धर्मू पेपर वाला कहकर बुलाते हैं। पिछले 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। सुबह 3 बजे उठकर साइकिल पर अखबार लाता हूं और पूरे मोहल्ले में बांटता हूं। ये काम अब मेरे लिए सांस लेने जैसा हो गया है। हर गली, हर मोड़, हर मकान का दरवाजा मुझे याद है। सुबह का समय ऐसा होता है जब पूरा शहर नींद में डूबा रहता है। सड़कों पर सिर्फ कुत्ते, आवारा गायें और कभी कभी सफाई कर्मचारी दिखाई देते हैं। मैं अपनी पुरानी साइकिल पर घंटी बजाते हुए निकल जाता हूं। गुजरिया रोड मेरे रूट का आखिरी इलाका था। ये इलाका शहर के पुराने हिस्से में आता है जहां सड़कों पर पुराने पीपल और नीम के पेड़ लगे हैं। पुराने मकान हैं जिनके दरवाजों पर जंग लगे ताले और टूटी हुई खिड़कियां हैं। उसी रोड के छोर पर एक पुरानी कोठी है जिसे लोग शर्मा साहब की कोठी कहते थे। दशकों पहले ये कोठी बहुत आलीशान थी। लोग बताते हैं कि आजादी से पहले ये कोठी अंग्रेजों की बैठक हुआ करती थी। फिर शर्मा साहब ने इसे खरीदा, लेकिन 50 साल पहले उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई और उसके कुछ साल बाद शर्मा साहब भी अचानक गायब हो गए। तब से कोठी वीरान पड़ी है। इलाके के बूढ़े लोग कहते हैं कि उस कोठी पर किसी आत्मा का साया है। कई बार वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी महिला के गाने की आवाज, कभी किसी के रोने की। रात के अंधेरे में कोठी के टूटे खिड़की दरवाजों से पीली सी रोशनी झलकती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंदर सफेद साड़ी पहनी एक औरत को चलते देखा है। मोहल्ले में कई बच्चे कहानियां सुनकर डरते थे। बड़ी बूढ़िया जब बच्चों को डराना चाहती तो कहती, शरारत करोगे तो शर्मा कोठी वाली चुड़ैल पकड़ ले जाएगी। मैं हर सुबह उस कोठी के गेट पर अखबार रखकर जल्दी से निकल जाता था। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सच कहूं तो डर लगता था। रात के सन्नाटे में जब मैं साइकिल चलाता था तो कोठी के पास पहुंचते ही मेरे पैर खुद तेजी से पैडल मारने लगते। वो रास्ता मुझे हमेशा अजीब लगता। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने पैडल की चरमराहट भी कानों में छुपती। कई बार ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरी साइकिल के पीछे चल रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखता तो सिर्फ धुंध और वीरानी होती। यह घटना दिसंबर 2016 की है। वो सुबह अब भी मेरी यादों में ताजा है। कानपुर की गलियों में सर्दी का कहर था। ठंडी हवा चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। मैं ऊनी स्वेटर और फटा पुराना मफलर पहने अपनी साइकिल लेकर रोज की तरह 3 बजे घर से निकला था। अखबार का भारी झोला पीछे की कैरियर पर टंगा हुआ था और कोहरे की वजह से सामने का रास्ता साफ दिख भी नहीं रहा था। साइकिल की हल्की सी चरमराहट और घंटी की आवाज ही उस सुनसान माहौल में गूंज रही थी। गली के नुक्कड़ पर लगे बिजली के खंभे पर लगी ट्यूबलाइट झपक रही थी। दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हर रोज इस समय गली के कुत्ते भी भौंकने लगते थे, लेकिन उस दिन अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा मोहल्ला गहरी नींद में हो और समय थम गया हो। मैं साइकिल चलाते हुए एक एक घर के सामने रुकता, अखबार फेंकता और आगे बढ़ता। ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे। मफलर में भी ठंडी हवा घुस रही थी। साइकिल चलाते हुए मैं अपनी सांसों की भाप को हवा में तैरते देख रहा था। कोहरा हर तरफ फैला हुआ था। इतनी घनी धुंध मैंने उस साल पहली बार देखी थी। गुजरिया रोड पर पहुंचते ही माहौल और अजीब हो गया। इस सड़क पर पुराने मकान थे जिनकी दीवारें सालों से पुताई के बिना जर्जर हो चुकी थीं। सन्नाटा यहां और गहरा था।
सड़क किनारे लगे पीपल के पेड़ पर कौए अक्सर सुबह सुबह शोर मचाते थे, लेकिन उस दिन वो भी गायब थे। मेरे पैरों की रफ्तार जैसे खुद ब खुद बढ़ने लगी। मैं सोच रहा था कि शर्मा कोठी के पास से जल्दी से निकल जाऊं। कई दिनों से उस कोठी के बारे में दिमाग में डर बैठ गया था। पिछली घटना की याद अभी तक ताजा थी, जब कोठी के अंदर से महिला की चीख सुनी थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि रूट यही था। मैं धीरे धीरे कोठी के पास पहुंचा। कोठी के बाहर टूटा हुआ लोहे का गेट हमेशा बंद रहता था। हर सुबह मैं अखबार गेट के बाहर रखकर निकल जाता था, लेकिन उस दिन गेट आधा खुला था। उसका एक पल्ला हवा में हिल रहा था और उसे चरमराहट की आवाज आ रही थी। उस आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे किसी ने गेट को अभी अभी धक्का दिया हो। मैं साइकिल रोककर कुछ देर खड़ा रहा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद की सांसें भी भारी लगने लगी। कोहरा इतना था कि कोठी का ऊपरी हिस्सा धुंध में गायब हो गया था। दरवाजों और खिड़कियों के टूटे शीशों से कोहरा अंदर जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा या कोई नशेड़ी अंदर घुस गया होगा, लेकिन उस सड़क पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। आसपास के घरों में अंधेरा पसरा था। ठंडी हवा के झोंके में गेट बार बार चरमराने लगा। डर के बावजूद मैंने गेट के पास जाकर झुककर देखा। अंदर वही पुराना बरामदा था, जिसकी छत से झाड़ियां लटक रही थी। कोठी का दरवाजा बंद था, लेकिन किसी कारणवश आज उसका माहौल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अंधेरे से मुझे देख रहा हो। उस सुबह का सन्नाटा आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैंने डर और जिज्ञासा के बीच खुद को संभालते हुए धीरे धीरे कोठी का आधा खुला गेट धकेला। लोहे के गेट से तेज चरमराहट की आवाज आई, जो उस वीरान सड़क पर गूंज गई। हवा का ठंडा झोंका सीधा चेहरे से टकराया और ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फीले हाथों से मेरे गाल छू लिए हों। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। कोठी का आंगन सामने फैला हुआ था और उसमें जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। सूखी पत्तियों का ढेर चारों तरफ बिखरा था, जिन पर मेरा पैर रखते ही चरमराहट की आवाज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन आवाजों को अंदर से सुन रहा हो। आंगन के कोने में एक टूटा हुआ बेंच पड़ा था, जिस पर धूल और मकड़ी के जाले जम चुके थे। दीवारों पर हरी काई और सीलन की परत थी। जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था और ईंटें बाहर झांक रही थी। मेरे कदम बहुत धीमे हो गए। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। इस गंध ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। मैंने गहरी सांस लेने से भी परहेज किया। मेरी साइकिल गेट पर ही खड़ी थी और मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। आंगन के बीच में एक पुराना कुआं था, जो अब पत्थरों और सूखी घास से ढक दिया गया था। कुएं के पास एक टूटा हुआ लालटेन पड़ा था, जिस पर जंग लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इस कोठी में सालों से कोई इंसान नहीं आया। हवा के झोंके में टूटी खिड़कियों की चरमराहट और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थीं और उन पर भी धूल की मोटी परत जमी थी। हर कदम रखते ही सीढ़ियां कराह रही थीं, जैसे किसी को दर्द हो रहा हो। मैंने अखबार झोले से निकाला और मन ही मन सोचने लगा कि बस इसे दरवाजे पर रखकर तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत देख रहा हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर मैंने सामने का बड़ा लकड़ी का दरवाजा देखा। वो दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर लगे पीतल के पुराने हैंडल पर जंग जम चुका था। दरवाजे पर हल्के हल्के खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से उसे रगड़ा हो। मैं कुछ पल के लिए रुक गया। सांसें भारी हो रही थीं। ठंड और डर ने पूरे शरीर को जकड़ लिया था। मैंने धीरे से अखबार दरवाजे के पास रखने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया। तभी दरवाजे के अंदर से बहुत हल्की सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई धीमे धीमे जमीन पर पैर घसीट रहा हो। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं सीधा खड़ा हो गया और दरवाजे को गौर से देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, लेकिन फिर अंदर से किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आई। मेरे हाथ से अखबार के पन्ने फिसलकर जमीन पर बिखर गए थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। उस सर्द दिसंबर की सुबह में भी मेरे माथे पर पसीना छलक आया था। मैंने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई,
लेकिन धुंध में दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मोहल्ला अभी भी गहरी नींद में था। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे और खुलने लगा। छर्र की आवाज कानों को चीरती हुई लग रही थी। कोठी का भीतर का अंधेरा ऐसा था मानो उसमें कोई रोशनी कभी पहुंची ही ना हो। ठंडी हवा का एक झोंका मेरी नाक में ऐसी गंध भर गया जिसमें सीलन, धूल और कुछ अजीब सी सड़ी हुई चीज की बू थी। मेरे पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे रोके रखा। मैंने कांपते हाथ से दरवाजे को थोड़ा और धकेला। वो आवाज फिर से आई, बचाओ। इस बार वो और भी धीमी, थकी हुई और दर्द से भरी थी, जैसे किसी की आखिरी सांसें चल रही हों। मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। डर ने मेरी जुबान को जकड़ लिया था। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकालने की कोशिश की, जो मैं अक्सर अखबार बांटते समय साथ रखता था। कांपते हाथों से जैसे तैसे टॉर्च जलाई। उसकी पीली रोशनी ने दरवाजे के भीतर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया। पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की मेज, धूल से भरे सोफे, जाले से ढकी खिड़कियां और जमीन पर पड़ी टूटी हुई कुर्सियां। ऐसा लग रहा था कि यह कोठी सालों से किसी ने खोली ही नहीं। मैंने कदम अंदर रखने की हिम्मत जुटाई। पैर रखते ही जमीन की लकड़ी चरमराई। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाते हुए मैंने देखा कि सीढ़ियों के पास की दीवार पर पुराने जमाने के चित्र लगे थे। उनमें से एक तस्वीर पर धूल के नीचे किसी महिला का चेहरा साफ झलक रहा था। चेहरे पर अजीब सी उदासी और गुस्सा था। मैंने झटके से नजर हटा ली। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के कदमों की आहट आई। वो आवाज धीमी थी, लेकिन इस सन्नाटे में कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं जड़ हो गया। टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी फूटी लकड़ी की सीढ़ियां जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर से धड़ाम की आवाज हुई। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गया था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी फिर से वही दर्दनाक चीख गूंजी, बचाओ मुझे। अब मुझे साफ साफ एहसास हो गया कि कोई इस कोठी में बंद है। डर के बावजूद मैं आगे बढ़ने लगा। सीढ़ियों के पास पहुंचकर मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ डाली। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी तो धूल में कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि कोई हाल ही में वहां से गुजरा हो। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती, जैसे मुझे चेतावनी दे रही हूं कि वापस लौट जाओ। लेकिन उस महिला की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। ऊपर पहुंचकर मैंने लंबा गलियारा देखा। गलियारे में कई दरवाजे थे, जिनमें से ज्यादातर बंद थे। एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसकी दरार से अंधेरा ऐसा झांक रहा था मानो कोई मुझे देख रहा हो। मैंने टॉर्च उस दरवाजे की तरफ मोड़ी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का दिया, ठंडी हवा का एक और झोंका आया। कमरे के अंदर घुसते ही मुझे घुटन का एहसास हुआ। कमरे की दीवारों पर पुराने जमाने के फूलों वाले वॉलपेपर उखड़ चुके थे। कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिसकी एक दरवाजी टेढ़ी लटक रही थी। अचानक मेरी नजर कमरे के बीचों बीच पड़ी एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी पर गई। वो कुर्सी अपने आप धीरे धीरे झूल रही थी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने टॉर्च की रोशनी से कमरे का हर कोना देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसी पल मेरे कानों में किसी के हल्के से रोने की आवाज आई। वो आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। मैंने डरते हुए रोशनी उस तरफ घुमाई। कोने में एक बड़ी सी पुरानी पेटी रखी थी। आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे उस पेटी की तरफ खींचा। मैंने झुककर पेटी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरी उंगलियां पेटी को छुईं, वो अपने आप खुल गई। अंदर कुछ भी नहीं था, बस धूल और पुरानी कपड़ों की गंध। लेकिन आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। मैं उलझन में था कि तभी पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, धर्मवीर। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर सन्नाटा ना होता तो शायद मैं सुन भी नहीं पाता। मैं एकदम पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा अब बंद हो चुका था। मेरा डर अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा धक्का देने पर खुल गया।
मैं गलियारे में भागते हुए वापस सीढ़ियों की ओर जाने लगा। तभी एक कमरे के दरवाजे से अचानक सफेद साया बाहर आया और मेरी ओर झपटा। मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर लुढ़क गई। अंधेरे में सिर्फ वो साया था, लंबा बिखरे बालों वाला। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। उसने चीख कर कहा, क्यों आए हो? निकल जाओ। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। मैं किसी तरह उठकर सीढ़ियों से नीचे भागा। सीढ़ियां उतरते वक्त कई बार फिसला, लेकिन भागना नहीं रुका। नीचे पहुंचते ही देखा कि दरवाजा अपने आप खुल चुका था। बिना पीछे देखे मैं बाहर निकल आया। धुंध में मेरी साइकिल वहीं पड़ी थी। मैं उसे उठाकर तेजी से पैडल मारने लगा। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उस सुबह की ठंड अब मुझे महसूस ही नहीं हो रही थी। शरीर पसीने से भीगा हुआ था, हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगी। जिस कोठी में मैं बस अखबार डालने के लिए दरवाजा खटखटाने आया था, वो अब मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। पीछे से आती उस धीमी कराह की आवाज ने मेरे होश पूरी तरह उड़ा दिए। आवाज ऐसी थी जैसे किसी के गले से निकल रही आखिरी चीख हो, लेकिन वो इतनी धीमी थी कि उसमें एक अजीब सी खौफनाक बेचैनी थी। मैंने डर के मारे अपनी साइकिल तेजी से पकड़ी और गली में पागलों की तरह पैडल मारने लगा। धुंध इतनी गहरी थी कि सड़क का कोना भी साफ नहीं दिख रहा था। हर मोड़ पर लग रहा था कि कोई परछाई सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जैसे तैसे मोहल्ले के चौराहे तक पहुंचा तो थोड़ी राहत महसूस हुई। वहां एक चाय वाला अपनी दुकान खोल रहा था। उसकी लालटेन की हल्की रोशनी देखकर लगा कि मैं किसी सुरक्षित जगह पर आ गया हूं। मैंने साइकिल रोकी और हांफते हुए पास की बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। चाय वाले ने मुझे देखते ही कहा, अरे धर्मू भैया, कहां हो? कब भूत देख के आएगा? उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी हालत देखकर उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। मैंने बिना कुछ कहे उससे पानी मांगा। गिलास हाथ में लेते हुए मेरी नजरें अब भी धुंध की तरफ टिकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोठी मुझे पुकार रही हूं। तुम्हारा रंग पीला पड़ गया है, क्या हुआ? चाय वाले ने पूछा। मैंने बस सिर हिलाया और कहा, कछू नहीं। लेकिन मेरे गले से आवाज तक कांप रही थी। मैंने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैंने सोचा कि अखबार जल्दी जल्दी बांटकर घर चला जाऊं, लेकिन हर घर के दरवाजे पर अखबार डालते वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन धुंध के सिवा कुछ नहीं था। घर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाने से पहले ही माँ ने दरवाजा खोल दिया। इतनी देर कहां लगा दी? माँ ने सवाल किया। मैंने बिना जवाब दिए साइकिल खड़ी की और अंदर चला गया। माँ ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? मैंने बस कहा, थोड़ा ठंड लग गई है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अंदर तक डर से जकड़ गया था। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, धर्मवीर अंदर आओ। मैंने करवटें बदलते हुए खुद को समझाने की कोशिश की कि ये मेरा वहम था, लेकिन आवाज इतनी साफ थी कि लगता था कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। कमरा अंधेरे में डूबा था। अचानक लगा जैसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही हो। मेरे गले का सूखापन और बढ़ गया। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ नजर डाली। बाहर धुंध छाई हुई थी और गली में कोई नहीं था, लेकिन वो कदमों की आहट धीरे धीरे मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि वो आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर धीरे से किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। एक बार, फिर दूसरी बार। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की हिम्मत की, लेकिन तभी याद आया कि दरवाजा तो अंदर से कुंडी लगाया हुआ था। मैं डर के मारे बिस्तर पर दुबक गया। कुछ देर बाद वो खटखटाने की आवाज बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी खिड़की के पास से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, धर्मवीर अंदर आओ। इस बार आवाज और भी साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा नाम पुकार कर मुझे अपने पास बुला रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। घबराहट में मैंने चादर सिर तक ओढ़ ली। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन नींद तो कोसों दूर चली गई थी।
पूरी रात मैं आंखें मूंदे डर के साए में लेटा रहा। सुबह हुई तो घर के बाहर मोहल्ले के लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। मैंने मां से पूछा, क्या हुआ? मां ने कहा, सुना है उस कोठी के पास किसी अजनबी की लाश मिली है। रात को किसी ने चीखें सुनी थीं। मैं ये बात सुनकर पूरी तरह से डर गया। रात को मैंने भी वो आवाजें सुनी थीं। दिन भर मेरा मन बेचैन रहा। काम पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। हर वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। शाम को चाय वाले की दुकान पर गया तो उसने कहा, अरे धर्मू, सुना, पुलिस भी आई थी। कह रहे थे कि आदमी का चेहरा पूरा डर से जम गया था, कोई पहचान नहीं पाया उसको। उसके शब्दों ने मेरा डर और गहरा कर दिया। उस रात फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को वही आवाज फिर कानों में गूंजी, धर्मवीर। इस बार ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे के भीतर है। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और जलाया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक ठंडक थी, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि घर में भी सुकून नहीं मिल रहा था। मां ने कई बार पूछा कि मैं इतना चुप क्यों रहता हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे डर था कि वो कहीं हंस न दें या इसे मेरा वहम न समझें। कुछ दिन तक मैंने उस कोठी के पास अखबार डालने से साफ मना कर दिया। मैंने मोहल्ले के बच्चों को पैसे देकर वो घर कवर करने को कह दिया, लेकिन इसके बावजूद वो आवाज मेरे पीछे पीछे चलती रही। कई बार अखबार बांटते समय लगता कि किसी ने मेरे कंधे को हल्का सा छुआ। मैं पलट कर देखता, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उस कोठी को दूर से देखा। धुंध में वो जगह और भी खौफनाक लग रही थी। गेट हमेशा की तरह बंद था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा हो। उस रात नींद के दौरान मुझे सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं उसी कोठी के अंदर खड़ा हूं। वही पुराना अंधेरा, वही टूटी फूटी कुर्सियां। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बिखरे बालों के साथ। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, धर्मवीर, देर हो गई। और तभी मैं चीखकर उठ बैठा। सुबह होते ही मैंने अखबार का काम छोड़ने को सोच रहा था, लेकिन डर वहीं का वहीं था। कभी कभी धुंध भरी सुबहों में ऐसा लगता है कि वो कोठी मुझे पुकार रही है, जैसे उसकी दीवारों में कोई ऐसा राज छुपा है जो मुझे वहां खींचना चाहता है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। मैं उस गली में जाना तो दूर, उसका नाम सुनते ही सिहर उठता था। मोहल्ले के लोग अब मुझसे उस कोठी के बारे में पूछते रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ही हर रोज वहां अखबार डालने जाता था। लेकिन मैं कुछ नहीं बताता। मन में एक अजीब डर बैठ गया था। रातों की नींद गायब हो चुकी थी। हर रात जब घर में सन्नाटा छा जाता, मुझे लगता जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। कई बार खिड़की से बाहर झांकता तो धुंध में वही कोठी का गेट नजर आता, मानो वो मेरी ओर देख रही हो। मोहल्ले में अब उस कोठी को लेकर तरह तरह की बातें फैलने लगी थीं। कोई कहता वहां एक औरत की हत्या हुई थी, कोई कहता उस घर के मालिक ने खुदकुशी कर ली थी, और किसी को लगता था कि वहां तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल होता था। जो भी था, सच्चाई सबके लिए रहस्य बन चुकी थी। लोग अब उस रास्ते से भी गुजरने से कतराने लगे थे। शाम ढलते ही वो गली वीरान हो जाती। दुकानदार भी जल्दी जल्दी दुकानें बंद कर घर चले जाते। मैंने अपने अखबार का रूट बदल दिया था। अब उस गली में अखबार देने का काम मोहल्ले के एक लड़के को दे दिया था। वो नया नया इस काम में आया था और इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। मैंने उसे सावधान किया कि रात में कभी उधर मत जाना, लेकिन वो हंसकर कहता, अरे भैया, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। उसकी बात सुनकर मैं बस चुप रह जाता। एक दिन सुबह सुबह मोहल्ले में शोर मचा। मैंने बाहर निकलकर देखा कि लोग उसी गली की तरफ दौड़े जा रहे हैं। दिल धड़क उठा। मैं भी भीड़ के पीछे पीछे गया। कोठी के पास पहुंचते ही देखा कि पुलिस खड़ी थी। गली के किनारे एक लाश पड़ी थी। पास जाकर देखा तो वही लड़का था जो मेरी जगह अखबार डालने जाता था। उसका चेहरा डर से जम गया था, आंखें फटी हुई थीं। लोग कहते थे कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा था। पुलिस ने उस गली को सील कर दिया। मोहल्ले में अब चर्चा और भी बढ़ गई। कोई कह रहा था कि लड़के को रात में किसी ने बुलाया था, कोई कह रहा था कि उसने कोठी में झांकने की कोशिश की थी।
मुझे अब यकीन हो गया कि वहां कुछ ना कुछ जरूर है, कुछ ऐसा जिसे इंसान की समझ से बाहर रखा गया है। उस रात घर पर मैं अकेला था। मां गांव गई हुई थी। रात के करीब 12 बजे अचानक खिड़की के बाहर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, धर्मवीर। इस बार आवाज साफ थी। दिल धक से रह गया। मैंने बिस्तर में दुबकने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे पसीना छूटने लगा। खिड़की के बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। धीरे धीरे वो खटखटाना तेज हो गया। मैं हिम्मत करके उठा और कमरे का लैंप जलाया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने सोचा शायद कोई शरारत कर रहा हो, लेकिन रात के उस सन्नाटे में ऐसा कौन कर सकता था। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। धुंध में गली वीरान थी, लेकिन दूर कोठी का गेट साफ दिखाई दे रहा था। वो खुला हुआ था। मेरा गला सूख गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे वहीं बुला रहा हो। सुबह हुई तो मैंने मोहल्ले के बुजुर्ग लोगों से उस कोठी के बारे में बात करने की ठानी। गली के कोने पर पान की दुकान चलाने वाले बुजुर्ग मिस्त्री काका को मैंने बातों बातों में पूछा, काका, ये कोठी इतनी वीरान क्यों पड़ी है? उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, बाबू, ये कोठी तो 70 के दशक से ही सूनी पड़ी है। सुना था कि यहां के मालिक की बहू की हत्या इसी घर में हुई थी। वो बहू जवान औरत थी, उसका पति शराबी था। एक रात दोनों में झगड़ा हुआ और वो औरत कोठी के कमरे में लटकती मिली। लोग कहते हैं कि उसकी मौत खुदकुशी नहीं, हत्या थी। उसके बाद से इस घर में अजीब चीजें होने लगीं। यहां रहने वाले लोग बीमार पड़ जाते, पागल हो जाते या मर जाते। आखिरकार ये कोठी छोड़ दी गई। काका की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब सब कुछ साफ हो रहा था। शायद उसी औरत की आत्मा इस घर में कैद है। उसी की चीखें मैंने सुनी थीं। दिन गुजरते गए, लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ, बल्कि वो और गहराता गया। कई बार सुबह सुबह अखबार बांटते वक्त ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। गली में धुंध होती, सड़क सुनसान होती और मुझे कदमों की आहट सुनाई देती। एक दिन हिम्मत करके मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वही आहट हुई। ऐसा लगा कि कोई अदृश्य ताकत मेरा पीछा कर रही हो। अब उस कोठी के पास से गुजरते हुए मैं नजरें झुका लेता, लेकिन कोठी का गेट अक्सर बंद रहता और हर बार मुझे महसूस होता कि खिड़की से कोई मेरी तरफ देख रहा है। वो नजरें ऐसी थीं जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। एक रात सपना आया। सपने में मैंने खुद को उसी कोठी के आंगन में खड़ा पाया। धुंध फैली हुई थी। सामने सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, तुम क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें बुलाया था। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं चीखते हुए जाग गया। जागने के बाद भी मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने अखबार बांटने का काम छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मैं किसी भी हाल में उस गली में कदम नहीं रखना चाहता था। लेकिन यह अजीब बात थी कि मैं जहां भी जाता वो कोठी मुझे याद आती रहती। लगता जैसे उसकी आत्मा अब भी मुझे बुला रही है। आज सालों बीत चुके हैं। कानपुर की गलियां अब भी वही हैं, लेकिन वो कोठी आज भी उसी हालत में खड़ी है। लोग अब भी कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी चीखने की, कभी किसी पुराने गाने की धुन की। कोई भी उस गली में रात को नहीं जाता। कोठी का गेट हमेशा बंद रहता है, लेकिन जाने क्यों जब भी मैं उस गली से गुजरता हूं, लगता है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा मुझे देख रहा है। उस रात की वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। कभी कभी नींद में भी ऐसा लगता है कि कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है, धर्मवीर। शायद वो आत्मा अब भी इस दुनिया से जाने का रास्ता तलाश रही है, और मैं शायद हमेशा उस चीख के साथ जीने के लिए अभिशप्त हूं।